गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने वन पर्वतीय मिट्टियाँ, लवणीय तथा क्षारीय शुष्क मरुस्थलीय मिट्टियाँ, पीट और मार्शी मिट्टियाँ, जो अन्य प्रकार बचे हुए थे वो कंप्लीट किए। आज के लेक्चर में मैं आपको मृदा अपरदन के प्रकार बताऊंगी। सॉइल इरोजन। बच्चों फिर से मैं बता दूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने आपको समझाया है, ये पूरा चैप्टर आप भूल गए होंगे। इरोजन किसे कहते हैं? जिसमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले समस्त भू आकारों को प्राकृतिक कारक नेचुरल एजेंट्स काट छाट करके उसके स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं और उस मूल स्थान से वो स्वरूप किसी और अन्यत्र स्थान पर जमाव होता है या एकत्र होता है या इकट्ठा करने का कार्य होता है। तो ये जो बहाव की गति है, मतलब जिसमें डायनामिज्म है, फ्रॉम द बेसिक ओरिजिन टू द अदर पार्ट ऑफ द लैंड, दिस डायनामिज्म, यह गतिक कार्य अपरदन कहलाता है। ठीक है। और अपेक्षा क्या है? जो मूल उत्पत्ति वाले स्थान हैं उन्हीं स्थान पर वही नेचुरल एजेंट्स, प्राकृतिक कारक कटाव का कार्य करते हैं, काट छाट करते हैं और उसी जगह पर वो जो उनकी उत्पत्ति स्थान है उसी पर वो एक स्टैटिक रूप में अपने स्वरूप को खो बैठते हैं या उनके स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो जो वेदरिंग है दैट इज़ अ स्टैटिक, मतलब स्टैटिक जिसमें कोई गति नहीं है। वेदरिंग इज अ स्टैटिक फॉर्म ऑफ कटिंग ऑफ या लोअरिंग लेयरिंग ऑफ ग्राउंड। ओके। और इरोजन में डायनामिज्म है, मूवमेंट है, एक स्थान से ओरिजिन प्लेस से और किसी दूसरे प्लेस पर कटाव छटाव के द्वारा डिपोजिशन है। तो नदियाँ हैं, वायु है, आपका सी वेव्स हैं, हिमानी हैं, ये सब क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटाव छटाव की क्रिया का और जमाव की क्रिया का काम करती हैं, यानी इनमें गति है। और स्टैटिक में क्या है? जैसे जल क्रैक्स के अंदर भर जाता है, प्लांट्स, चिड़िया, जीव जंतुओं द्वारा बुरोज, आपका फ्रॉस्ट जम जाता है, बर्फ़ जम जाती है, सौर ताप से रॉक्स का एक्सपेंशन डे टाइम में होता है और कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर सनसेट होता है। तो वो उसी स्थान पर, जिस जगह पर उत्पत्ति है उसी स्थान पर उसमें काट छाट होती है। तो स्टैटिकल फॉर्म ऑफ कटिंग ऑफ रॉक्स या लोअरिंग ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट्स, जैसे सनलाइट, आपका ओस है, पाला है, पानी है, बर्फ़ है और जीव जंतुओं के कटाव, बुरोज हैं, वगैरह वगैरह एजेंट्स काम को करते हैं। अब ये बात अपरदन आपको समझ में आ गई। तो मिट्टी का अपरदन, जैसे मिट्टी का निर्माण ही किससे हुआ है? यदि अपरदन की क्रिया नहीं होती, वेदरिंग इरोजन नहीं होता, तो आपका जो ये डेन्यूडेशन फॉर्म्स हैं उसमें चट्टानें टूटती नहीं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स नहीं होता, चट्टानों का विखंडन नहीं होता, तो मिट्टी की निर्माण नहीं होती। ये मैं आपको स्टार्टिंग में मिट्टी के इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। तो अपरदन के प्रकार बच्चों दो होते हैं। मिट्टी दो प्रकार से कटती है। पहला है परतदार अपरदन, लेयर और शीट इरोजन को हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नालीदार अपरदन, गली इरोजन, जिसको लोग गुली कहते हैं, गली इरोजन, ये हो गया। तो अपरदन जो है शीट इरोजन बच्चों होता है ऊपरी परत को, चाहे वो हवा वायु उड़ा के ले जाए, चाहे वो जल उड़ा के ले जाए, मतलब उसमें एक्सप्लॉइट होता है, एक लेयरिंग उतरती है। तो नेचुरल एजेंट में क्या आ गए? जल और वायु इसमें मुख्य रूप से आ गए। अब ऊपरी परत को उड़ाकर या बहाकर ले जाना ही परतदार अपरदन या लेयर्स ऑफ शीट इरोजन और शीट इरोजन कहा जाता है। यह क्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहाँ भूमि जनरल ढाल होता है, जेंटल स्लोप होता है, सामान्य ढाल होता है।
अब सामान्य ढाल कितना होता है बच्चों? 1 डिग्री से लेकर 5-7 डिग्री तक हम उसको सामान्य ढाल कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, वर्षा बौछारों के रूप में होती है। जिन भी क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव होता है, खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग और हिमालय क्षेत्रों में यह क्रिया आसानी से होती है, जिसमें बहुत ही गति कैसी होती है इस क्रिया को करने में? बताइए, शीट इरोजन कैसे होता है? ये बहुत मंद गति से होता है, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस ऑफ इरोजन है, फॉर्म है शीट इरोजन की, ठीक है। और इसका एहसास ही नहीं होता, मतलब जब बहुत बड़ा भूखंड अनुपजाऊ हो जाता है, मृदा का उपजाऊ फर्टाइल मृदा जो है, फर्टाइल सॉइल डिस्ट्रॉय जाती है, तब जाकर हमको पता चलता है अरे ये तो पूरा का पूरा टॉप शीट इरोजन हो गया है या लेयर इरोजन हो चुका है। सेकंड है आपका गली इरोजन या नालीदार अपरदन, जहाँ बच्चों तीव्र ढाल होता है, जैसे पहाड़ों के जितने भी किनारे हैं और जैसे जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है तो बहुत तीव्रता से पानी बहता हुआ मिट्टी, कंकर, पत्थर, पेड़ पौधे सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, उसमें मिट्टी का कटाव होता है उसकी पानी की तीव्र गति के कारण, और स्लोप जितना तीव्र होगा उतना ही मिट्टी का कटाव तेज होगा, और उस प्रकार से वो एक कटिंग नालियाँ बन जाती हैं। आप यदि कभी देखा हो आपने, आपके भी किसी क्षेत्र में यदि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा जाता है तो वो एकदम नाली क्लियर कट दिखती है। तो पहाड़ी स्लोप पे, पहाड़ी तीव्र ढालों पर या पर्वत के किनारों पर ये ढाल, ये नदी, ये मतलब गलीज जो हैं, ये नाली हैं, ये बहुत साफ दिखाई देती हैं। पर जैसे हम चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र में राजस्थान की बात करें तो यदि आप है तो प्लेटो रीजन, पर पानी का स्ट्रीम बहुत तीव्र आता है। तो जितनी भी चंबल नदी के अंदर स्ट्रीम्स देखोगे तो 25-30 छोटी स्ट्रीम्स हैं, नलिकाएं हैं छोटी छोटी, तो वो अपने साथ कटाव का काम करती हैं। और ऐसे आपको हर जगह पर जहाँ भी थोड़ा स्लोप तीव्र है वहाँ ये नलीदार कटाव मिलेगा। अब बच्चों, अपरदन के कारण जैसे आपको शायद सबको ही पता है, पर क्योंकि हम BA फाइनल में हैं, हमें बहुत सिस्टमेटिकली नॉलेजफुली तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अपरदन के कारण बच्चों आपके होते हैं 2 प्रकार के, जिसमें आपका है भौतिक कारण और मानवीय कारण। भौतिक कारणों में जैसे बेटा नदी है, मूसलाधार वर्षा, भूमि का ढाल, वायु, समुद्री लहरें और हिमानी या हिमनदी। अब बच्चों देखिए, मृदा का जो है, जो भौतिक कार्य फिजिकल फैक्टर्स हैं उसमें रिवर्स हैं। रिवर्स से 3 प्रकार से कटाव होता है। 3 टाइप्स ऑफ इरोजन टेक प्लेस बाय रिवर्स। पहला है नदी कटाव द्वारा खड्ड का निर्माण होना, है ना, बड़े बड़े जो आपके वॉल्यूम्स मिट्टी के उखड़ कर बहा के तीव्रता से चले जाते हैं, तो इसको हम बीहड़ खड्ड, पहले खड्डों का निर्माण होता है। और जैसे चंबल, यमुना के जो कछार प्रदेश हैं, एलुवियल सॉइल के जो डीप इरोजन्स हैं, डीप डिपॉजिशंस में इस प्रकार से पानी के तीव्र बहाव के कारण कटाव होता है। तो ये आपके गॉर्ज टाइप खड्ड इरोजन को हम गॉर्ज भी बोलते हैं, गॉर्ज इरोजन की तरह होता है। जब नदियाँ जब अपना रास्ता बदल देती हैं तो अपने आसपास के इलाके की मिट्टी को काटते ले जाती हैं। जैसे कोसी और कोसी की सहायक नदियाँ, जो कोसी है और सप्तकोशी उसकी जो 7 सहायक नदियाँ हैं, वो बहुत तीव्रता से हिमालय में नेपाल देश के पर्वतीय भागों से उतरकर बिहार में उतरती हैं और पूरा रास्ता अपने ढाल पहाड़ों से आती हैं, तो इनका बहुत स्लोप होता है। और घाटी नदियाँ सब अभी युवा अवस्था में हैं, तो वो स्पीड तो बहुत ज़्यादा है और अपने साथ अपरदित पदार्थों की मात्रा रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में अपरदन के मात्रा कटाव बहाव बहुत तीव्र होता है। और जैसे ही मैदान में उतरती हैं बिहार के, उनका जो ढाल है वो बिल्कुल धीमा हो जाता है। तो जहाँ जहाँ उसके बहाव को रास्ता मिलता है वहाँ काटती भी अपना रास्ता बदलती भी जाती हैं। तो आप पुराने समय में देखें तो ये बहाव कटाव के बहुत दूर दूर तक हैं। जैसे आपका पटना भी 20-22 किलोमीटर दूर है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें नदियों के बारे में ड्रेनेज पैटर्न या अपोहा वाले चैप्टर में अच्छे से बताया है।
ठीक है। फिर तो इस प्रकार से बाढ़ के समय में भी नदियाँ का पानी दूर, इसमें पानी बाढ़ का पानी मतलब नदियों का पानी बहुत विस्तृत क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में फैल जाता है और इस प्रकार से वो भी मिट्टी के कटाव को बहाने में या मिट्टी की परत को बहा कर ले जाने में बाढ़ का पानी भी बहुत ज़्यादा समर्थ होता है। अब बच्चों, एक तो ये नदी हुआ, दूसरा मूसलाधार वर्षा, हैवी रेन शावर्स। ये तो तीव्र जल गति से धरातल पर बहता हुआ, वो चाहे कैसा भी है स्लोप, तीव्र है, कम तीव्र है, और जैसा भी स्लोप है, परंतु तो क्या है, पानी में जो है उसका बहाव बहुत ज़्यादा है। वर्षा का मूसलाधार वर्षा है, जैसे आपके हमारे धर्मशाला हिमाचल में 15-15 दिन तक सूरज नहीं दिखता, इतनी मूसलाधार बरसात होती है। ऐसे आपके ईस्ट में मौसिन राम और ये है चेरापूंजी, फिर धर्मशाला, ऐसे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न मार्जिन्स, तो इनमें बहुत जब तीव्र वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा, और मूसलाधार वर्षा जब क्लाउड बस्टिंग हिमालयन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, पर कभी कभी क्लाउड बस्टिंग किन्हीं कारणों से, जैसे एयर मास में डाउन हो गया या जेट स्ट्रीम का आ गया या कन्वेक्शन करंट्स मिल गई, तो क्लाउड बस्टिंग छोटे अमाउंट पे लाइटनिंग थंडरिंग के साथ हैवी रेन्स प्लेन्स एरिया में भी होती है, और ये जो है मिट्टी का कटाव बहुत तीव्रता से करता है। अब बच्चों, मिट्टी के कटाव में दूसरा जो तीसरा फीचर है वो है भूमि का ढाल, स्लोप ऑफ लैंड। ये तो जितना स्लोप तीव्र होगा उतना अपरदन ज़्यादा होगा, और जितना स्लोप जेंटल होगा, धीमे होगा, समतल होगा, उतना अपरदन कम होगा। तो स्टीप स्लोप में, तीव्र ढाल में अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से बच्चों वायु, अब वायु जो है विंड जो है, क्योंकि एयर तो फील्ड होती है और विंड में मूवमेंट होता है, तो विंड जब बहुत चलती है तो बेरोक टोक से चलती है, और ख़ासकर उन प्रदेशों में चलती है जहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र हैं या धरातल पर घास वनस्पति आदि आवरण नहीं है, तो उन क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव, यानी शुष्क वनस्पतिहीन क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु का कटाव अपरदन के रूप में, मिट्टी के अपरदन के रूप में बहुत तीव्रता से होता है। और इसीलिए हमने जब छोटे पढ़ते थे तब कहते थे कि अपने थार डेजर्ट जो है लगातार भारत के नॉर्थ ईस्ट में फैल रहा है, होता है, और जहाँ तीव्र वायु चलती है वहाँ अधिक मात्रा में अपरदन होता है, क्योंकि मिट्टी के कण बहा के अपोहा करके ले जाने की क्षमता, उसमें अट्रैक्शन और एब्रेशन दोनों ही होता है ना। तो इसी प्रकार से पांचवा बिंदु है समुद्री लहरें। समुद्री लहरें भी तटीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मिट्टी का अपरदन करती हैं, और समुद्री चक्रवात, बड़े बड़े तूफान, ये सब तटीय भागों में हर साल तांडव करते हैं और मिट्टी का अपरदन होता है। जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरल के तटीय प्रदेश हैं, इन सब में अपरदन के स्वरूप देखने को आसानी से मिल जाते हैं। रन ऑफ कच्छ है। तो कहने का मतलब आजकल तो हम चक्रवातों को भी हर साल नया नाम देते हैं, और नए नाम के आधार पर वो जीके के लिए हमारा नया प्रश्न तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से छठा एजेंट है हिमनदी। हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर जब बर्फ़ गिरती है तो ढलानों में स्लोप होने के कारण हिमनद बड़े बड़े खिसकते हैं, और खिसकने के साथ वो जो है एक्सफॉइलेट करते हैं, घर्षण का कार्य करते हैं, और मिट्टी का क्षरण पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी द्वारा या हिमनदी द्वारा बड़े पैमाने पर होता है। और कई बार तो जैसे अवलांचेस होते हैं, ये हिमानी के बड़े बड़े तूफान झंझावात जो आते हैं, वो बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे मिट्टी के ये अपरदन कारक हुए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।